हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो हमारी इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो है। मतलब चैप्टर नंबर 4 जो डिटर्मिनेंट है वो आज के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं। आपको पता है हमने 16 क्वेश्चंस इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं और उनको हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। हम ईजिली सॉल्व कर पाए क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर थे। इसलिए बोलता हूँ कि अपने बेसिक्स जो हैं वो अपने क्लियर रखा करो। किसी भी चैप्टर के अगर आप बेसिक्स पर टाइम लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगेगा। अब आज की वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब जिस पॉजिटिविटी और एनर्जी से हमने इस पूरे चैप्टर को सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूं आज भी उसी पॉजिटिविटी और एनर्जी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या पूछा गया है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन डिटर्मिनेंट x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c इज। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे को डिटर्मिनेंट्स में स्टार्टिंग से फॉलो किया है, एक एक वीडियो को अच्छे से देखा ना, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था। बहुत ज़्यादा पहले नहीं, मिसलेनियस की एग्जाम्पल नंबर 31। अब वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी ने एक ही बार में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हमेशा एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चंस को क्रैम करना है, हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगने वाला है। तो देखो, जो सबसे बड़ा की पॉइंट है ना वो यही है कि ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इफ सिंस लिखो आप, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, सिंस ए बी सी आर इन ए पी। अब क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। देखो कोई भी सीरीज है जैसे 2 4 6 8, अब इनमें हम कॉमन डिफरेंस देखें, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी में है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम। अगर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, अगली टर्म में से पिछली टर्म को जब माइनस करते हैं तो डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो सिंस ये एपी में है तो बी में से अगर मैं ए माइनस करूंगा T2 माइनस T1, वो इक्वल आना चाहिए सी माइनस बी, T3 माइनस T2। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, बी को एक साइड कर लो तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, विच एम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये मुझे अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब देखो, मैं इसमें मैपिंग के पास नहीं जाऊँगा, मतलब मैपिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो कोई सिमेट्री भी नहीं है, x प्लस 2 देखो आपको पता ही है, जस्ट फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ, x प्लस 2 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है। देख लो, वन, हम सबसे पहले यही देखते हैं ना, वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। तो ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। कुछ कॉमन देखो, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक इंग्लिश अल्फाबेट है, एक मैथ्स का लेटर है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। सेम वे से ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम, आल्सो ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। तो हमारे पास यही ऑप्शंस बचती हैं। तो बाकी सिमेट्री बनाने की मैं कोशिश यहाँ पर करूँगा। सिमेट्री से मेरा मतलब यही है कि मैं ये वाली चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 2a 2b 2c, ये हिंट है आपके लिए कि इसको हमें यूज़ करना है। अब ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, ये 2a है, ये 2c है, तो मैं यही बनाने की कोशिश करूँगा a प्लस सी। तो मैं पता क्या करूँगा, रो 3 में मैं रो 1 को ऐड कर देता हूँ। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ये मैंने स्टेप इसलिए किया ताकि मैं a प्लस सी यहाँ पर बना पाऊँ। मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे क्वेश्चन में आगे जाके हेल्प मिलेगी। आप एक स्टेप और भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करोगे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ पर देखो x प्लस 3 है, वहाँ पर x प्लस 2 है, तो कितना आएगा 1। यहाँ पर x प्लस 4 है, वहाँ पर x प्लस 3 है, तो कितना आएगा 1। वहाँ पर x प्लस 4 है, सॉरी x प्लस 5 है यहाँ पर, वहाँ पर x प्लस 4 है, तो कितना आएगा
माइनस एक्स माइनस 4 तो 1। तो यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे बन जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 1 1 1 एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 2b एक्स प्लस 2c। और इसको मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं कैसे सॉल्व करना है, आपको बताया रो 2 माइनस रो 1 रो 3 माइनस रो 1 2 जीरो बनेगी और वहाँ से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने वो मेथड क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं पहले ही ये वाला हिंट बना के देख लूँ। तो मैंने a प्लस सी बनाने की कोशिश की है। तो रो 1 में मुझे कोई चेंज नहीं करना, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2a। ठीक है, रो 2 को भी वैसे लिखना है, तो उसको भी वैसे ही लिख देता हूँ मैं। अब रो 3 में मुझे चेंज करना है तो करते हैं। अब देखो रो 3 में मुझे चेंज करना है ना, तो रो 3 प्लस रो 1, रो 3 में एक्स प्लस 4 है, वहाँ पर एक्स प्लस 2 है, तो कितना आएगा 2x प्लस 6। तो यहाँ पर 2x प्लस 6, यहाँ पर x प्लस 5 है, फिर x प्लस 3 है, तो कितना आएगा 2x प्लस 8। तो 2x प्लस 8, यहाँ पर x प्लस 2c है, यहाँ पर x प्लस 2a है, सब कुछ मैंने इसी के लिए किया है। तो कितना आएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c। तो 2x प्लस 2a प्लस 2c। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ इसी के लिए किया है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर AP का कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ पर 2b है, तो ऐसा करते हैं इसमें से ना 2 को कॉमन ले, वैसे इस पूरी रो में से ना कुछ कॉमन आ रहा है 2 2 2, तो वही करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2a। अब आपको याद आएगा एग्जाम्पल 31 में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। तो 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा x प्लस 3 2x प्लस 6, 2 कॉमन लिए तो अंदर कितना आएगा x प्लस 4 2x प्लस 8। ठीक है, तो 2 कॉमन लिए अंदर कितना आया x प्लस a प्लस c। ठीक है, अभी आपको कुछ ना कुछ दिखने लग गया होगा। और देखो फिर बोल रहा हूँ, NCERT वालों ने एग्जाम्पल 31 को भी एक ही बार में ख़त्म कर दिया, और कुछ टीचर्स भी इसको ऐसे ही करवा रहे हैं कि डायरेक्टली बस वो स्टेप लगाया, क्योंकि वो पहले हमें याद था, कर दिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बट हम क्वेश्चंस को क्रैम करके एग्ज़ाम्स में नहीं जा सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी जो स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर यही बताया कि मैंने इसको देख के ये स्टेप किया था, यहाँ से 2 कॉमन आया। अब यहाँ पर भी मुझे कुछ दिख रहा है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे कुछ दिख रहा है, देखो x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर अगर आप इस टर्म को देखो a प्लस सी, आपको पता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी यूजिंग 1, ये हमें गिवन था कि ए बी सी आर इन AP, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2b 2 इंटू एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 4 2 इंटू एक्स प्लस, अब a प्लस सी को मैंने क्या लिखा है 2b। ठीक है, अब मेरा आंसर मेरे सामने पड़ा, ध्यान से देखो, इस रो 2 में और रो 3 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट 2 का डिफरेंस है, और उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 फ्रॉम रो 3, तो रो 3 में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2b एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2b। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज रो 2 इज इक्वल टू रो 3, और आपको पता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होती हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है,
ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो। देयरफॉर डिटर्मिनेंट था, उसका आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देख लो हमने कितना ईजिली इसको प्रूव कर दिया, कोई भी हमने क्रैमिंग नहीं की। ये स्टेटमेंट थी ABC AP में था, तो मुझे पता लगा कि A प्लस C इज इक्वल टू 2B। तो उसी सिमेट्री को फॉलो करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट था, तो मैंने इनको इकट्ठा किया, इनको ऐड किया। अब जैसे ही इनको मैंने ऐड किया तो वहाँ से 2 कॉमन आया, तो वहाँ से मुझे दिखने लगा कि ये दोनों रोज क्या हैं, सेम। तो फिर जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो रोज सेम आ गई, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स ज़ीरो 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 वाई ज़ीरो 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 जेड इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ढूंढना है और ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट ए। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, एक्स ज़ीरो 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 वाई ज़ीरो 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 जेड। तो ये हमारा मैट्रिक्स है और हमें इसका करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपैंडिंग। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको सीधा ही एक्सपैंड करने वाले हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। तो इसको रो वन से एक्सपैंड करते हैं, तो देखो कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, वाई ज़ीरो ज़ीरो जेड। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पर ज़ीरो है, वैसे ये फॉर्मेलिटी है, इसको लिखने का मतलब कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ज़ीरो कर सकते हो सीधा। तो ज़ीरो 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 जेड। नेक्स्ट फिर प्लस ज़ीरो। अब ज़ीरो वाली रो और ज़ीरो वाली कॉलम को छोड़ देते हैं फिर से, तो हमारे पास कितना बचा, ज़ीरो ज़ीरो वाई ज़ीरो। ठीक है, अब फिर से लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो सॉल्व करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा, वाई को जेड से किया वाई जेड, माइनस ज़ीरो को ज़ीरो से किया ज़ीरो, माइनस ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, माइनस ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, प्लस ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, माइनस ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई जेड। ये ज़ीरो, अगला भी ज़ीरो है, तो एक्स वाई जेड। अब क्योंकि एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वैसे तो उन्होंने पूछा ही है कि इनवर्स इसका फाइंड करना है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करने के लिए एडजॉइंट, एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए को फैक्टर। तो को फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं ए वन वन, तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन। तो वन वाली रो सॉरी एक्स वाली रो और एक्स वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास वही वाई ज़ीरो ज़ीरो जेड। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो वन प्लस वन टू, टू मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ पर वाई जेड ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, तो कितना आ गया, वाई जेड। नेक्स्ट को फैक्टर ए वन टू, तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास बचा ज़ीरो 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 जेड। सेम वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, वन प्लस टू, थ्री मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो कितना आ गया, ज़ीरो। अब सेम वे से जो बाकी को फैक्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट को फैक्टर की बात करते हैं, ए वन थ्री। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, ज़ीरो ज़ीरो वाई ज़ीरो। तो लेफ़्ट टॉप
माइनस जो बाकी रह गया, तो वैसे ही इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 + 3 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर 0 माइनस 0 तो कितना आया, 0। नेक्स्ट A21, तो -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 0 0 0 Z। ठीक है, फिर से लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 1, ऑड मतलब माइनस। ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस 0 कितना आ गया, 0। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा, x 0 0 Z। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, अब आपको पता है 2 + 2 कितना होता है, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर xz - 0 मतलब xz। A23 बहुत इजी को फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा, x 0 0 0। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 3 5 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर 0 माइनस 0 तो कितना आएगा, 0। नेक्स्ट A31, तो -1 की पावर 3 + 1। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 0 0 y 0। अगेन फिर से सब कुछ हमें वही करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो 3 + 1 4 इवन मतलब प्लस, यहाँ पर 0 माइनस 0 तो कितना आएगा, 0। नेक्स्ट को फैक्टर A32, तो -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, x 0 0 0। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो 3 + 2 5 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर 0 माइनस 0 तो कितना आएगा, 0। लास्ट को फैक्टर है A33, -1 की पावर 3 + 3। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो x 0 0 y। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर xy - 0 मतलब xy। तो मैंने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स वो भी लिख लेते हैं। y z 0 0 0 xz 0 0 0 xy। तो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका करना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए, पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को भी कॉलम में लिख दो, तो हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट कितना था हमारा, एक्स वाई जेड, ये लिख दो एडजॉइंट ए 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। तो ये हमने इन्वर्स निकाल लिया। वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है तो हमें अपनी ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। अब अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे तो वहाँ पर है 1/xyz, बट अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। डी ऑप्शन को देखोगे वहाँ पर भी 1/xyz है, बट अंदर कुछ ऑप्शंस और हैं। तो मतलब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, yz/xyz। ये मुझे एक स्केलर है ना, इसको मुझे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 समथिंग 0 0 0, यहाँ पर भी सेम xz/xyz, यहाँ पर 0 0 0 xy/xyz। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उनको करते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो अगर मैं yz को कट कर दूँ, सेम वे से xz को कट कर दूँ,
एक्स वाई को कट कर दूं तो मेरे पास कितना रहेगा 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर परफेक्टली मैच नहीं हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1 0 0 0 y की पावर -1 0 0 0 z की पावर -1, क्योंकि x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आंसर है ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं था, डिटर्मिनेंट किया डायरेक्टली तो एक्स वाई जेड आ गया, को फैक्टर निकाल लिया, वजह उसमें टाइम लगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। इनवर्स का हमने फॉर्मूला पता था 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है, कुछ एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19th। लेट a इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 वेयर जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, इज इक्वल टू का साइन भी है, 0 और 2 पाई भी हो सकता है, 2 पाई का मतलब 360। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो अगर आप ऑप्शंस को देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट का हमें आंसर पूछा गया है। अब कुछ बच्चों को ऑप्शंस ही अच्छे से क्लियर नहीं होती, तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, इसको ना ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, 2, 4। इसका मतलब क्या है? अगर x इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि x 2 और 4 के बीच में है। अब सेम वे से इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि x 2 और 4 के बीच में है, बट 2 और 4 भी हो सकता है। तो इसलिए पहले आपको ऑप्शंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, वो बात की बात है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन था, ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये डिटर्मिनेंट इतना इजी है, देखो 1 1 1 या साइन या माइनस साइन ही है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत इजी है। आप इसको डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए एक बार इसको मैं मैपिंग से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब साइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेम वे से मतलब माइनस साइन थीटा 2 जगह पर है, 3 जगह पर नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। अब उसके बाद ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम। अब साइन यहाँ से कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से नहीं आ सकता। अगर आएगा भी तो 1/sin वगैरह बनेगा, वो टफ हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम सिमेट्री बनाएं या जीरो। अगर आप अपने डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, 1 sin थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा 1, तो अगर इन दोनों कॉलम्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 जीरो बन जाएंगे। उससे हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो और भी इजी हो जाएगा। फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने मेरे जैसे करना, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जीरो बन रहे हैं तो क्यों ना 2 जीरो बना लिए जाएं। तो मैं रो 1 में रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब रो 1 में मुझे रो 3 को ऐड करना है। देखो रो 1 में कौन है, रो 1 प्लस रो 3, रो 1 में 1 है, रो 3 में -1 है, तो कितना आएगा 0। रो 1 में साइन थीटा है, वहाँ पर माइनस साइन थीटा है, कितना आएगा 0, वहाँ पर 1 1 तो 2, तो 0 0 2 0 0 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। तो 2 जीरो बन गए। अब इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सपैंड कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे तो इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ रो 1 से, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो 0 वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। आगे चलते हैं, माइनस यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो कितना बचा माइनस साइन थीटा -1
1। नेक्स्ट 2, ठीक है। तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो करते हैं कैलकुलेट इसको, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, देखो कितना आया हमारे पास। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इंटू, यहाँ पर 1 है, ये फॉर्मेलिटी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा प्लस 2, यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 से किया, -1, ठीक है जी। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, मुझे नहीं पता अंदर कितना आएगा बट 0 ही आएगा। तो +2 साइन स्क्वायर थीटा +1। तो अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो ए डिटर्मिनेंट कितना आया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है मेरा वो इतना आया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा आंसर है ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन काम आएगी। आपको पता है जो आपका थीटा है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पर इसका हमें मतलब कि यूज़ लेना पड़ेगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है अब आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसके बाद ना मैं आपको ये क्वेश्चन 2 वे से मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर इसको समझने के, यहाँ से आंसर बनाने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज़ हैं, तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको जो अच्छी लगे आप वही अच्छे से समझ सकते हो, बट बस बेसिकली आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ इनको। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा हमें क्यों करना है, देखो वैसे हमें इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था और डिटर्मिनेंट का आंसर आपके सामने है, बट ऐसा कोई भी आंसर हमारी ऑप्शन में नहीं है। अगर आप अपनी ऑप्शंस को देखोगे ना, तो देखो पहले मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं इसको आपको 2 डिफरेंट अप्रोचेस से क्यों करवा रहा हूं। आपको जो अच्छा लगेगा, जो कंफर्टेबल रहेगा, आप उसी से कर सकते हो। देखो अगर आप पहली ऑप्शन को देखोगे तो वहां पर लिखा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर है और स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और उसमें कुछ ऐड किया मैंने 2, अब 2 में मैं एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूं तो वो कभी भी 0 नहीं बन सकता। इतनी बात आपको श्योर होनी चाहिए। और अगर आप अपनी बाकी की 3 ऑप्शंस को देखोगे तो वो कुछ ऐसी हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, 2, 4, 2, 4, कुछ इस तरह से ऑप्शन है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमेशा 2 से बड़ा है, 2 से बड़े सभी नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है हमारा वो 4 और 2 के बीच में है। अब इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जो है वो 2 और 4 के बीच में है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 2 और 4 भी हो सकता है। तो पहले आपको अपनी ऑप्शंस क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास यही 3 ऑप्शन बचती हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, हमारा आंसर इस तरह से आएगा। और मतलब कि आप कैसे इंटरवल में 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, 2 और 4 इंक्लूडेड है, इस तरह से आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम 2 डिफरेंट वे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब देखो अगर हम इस पे बात करें, अब देखो आपको पता है कि जो हमारा थीटा है वो 0 और 360 के बीच में है। 2 पाई का मतलब क्या है, 360। अगर आप देखो तो 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, 0 से 90। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, या 360 तक यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज फिल करने की कोशिश करूंगा जिन वैल्यूज को मैं जानता हूं, ठीक है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली अप्रोच हमारी ये है। तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 हो, लेट थीटा इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज साइन
थीटा इज इक्वल टू साइन 0। अब आप सभी को पता है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, साइन 0 कितना होता है 0। तो साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0 होगी। तो विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 2 प्लस 0 मतलब 2। तो ये हमारी वैल्यू है, मतलब 0 फिल करके हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर सेम वे से सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। अब देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू ना 1 होती है, और साइन कुछ क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव भी होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो कि जो साइन है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहता है। अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें तो साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 आएगी, छोटी से छोटी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, बट मुझे साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब साइन 1 और -1 के बीच में है, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -0.9 होगी, यहाँ -0.8, सो ऑन 0, फिर आप ये मान के चलो 0.8, 0.9, फिर 1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये साइन की वैल्यूज है सारी। अब मुझे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है इस वैल्यू का, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0.81, इसका स्क्वायर 0.64, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0.64, इसका स्क्वायर 0.81, इसका स्क्वायर 1। तो अगर मैं सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करूँगा कि मुझे स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइन की वैल्यू ध्यान से देखो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता। तो देखो ये वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं यहाँ पर, अगर हम सेम वैल्यू लेंगे तो ये रिपीट कर रही हैं आपस में, ये इससे साथ मैच हो रही है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, और छोटी से छोटी वैल्यू 0 आ रही है। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर हम सेम नेगेटिव नंबर का इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आंसर देगा। अगर हम 0.7 ले लें, यहाँ -0.7 ले लें, 0.49, मतलब जो मर्जी हो जाए, आप चाहे इधर से नंबर उठा लो चाहे इधर से, उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही रहेगी। तो साइन स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 या 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 भी हो सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये देखो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ फिल करके चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ये वाला आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस मेरे से पढ़ा है तो वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया था डोमेन एंड रेंज ढूंढने के लिए। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो साइन स्क्वायर मैंने बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए 2, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई ऑल विद 2। तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इसके आगे चलते हैं। अब ऐसा करते हैं, फॉर थीटा मैंने बोला था कि जिन वैल्यूज़ को मैं जानता हूँ, जैसे मैं 0 के बाद 90 को जानता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन 90, ठीक है, साइन 90 कितना होगा 1, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर 90 कितना होगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू भी 1 आ गई। तो विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू 1, मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पर हमारे पास 4 आ रही है। अब सेम इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है, आप ये सारी कैलकुलेशन अपने मन में भी कर सकते हो, कि डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको सभी को वैल्यूज अपनी याद ही होंगी। तो विच एम्प्लाइज साइन पाई,
साइन पाई कितना होता है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी तो वो भी दूर कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया भी था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साइन 180 कैलकुलेट नहीं करना आता तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 90 + 90। अब आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्टकट बताया था कि साइन 90 मतलब कोई भी जो 90 है ना, 90 एंगल पर क्या होता है इंटरचेंज। साइन किस में चेंज होगा, कॉस। अब यहाँ पर कितना है 90। अब कॉस 90 आप सभी को पता कितना होता है 0। तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होगी 0, विच एम्प्लाई साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू भी कितनी आई 0, विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 × 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब इसके बाद एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 3 π/2। 180 के बाद जैसे मैं 99 का गैप डाल रहा हूँ इसमें, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने सभी स्टेप्स फॉलो करने, जस्ट हमें आइडिया लेना है। तो साइन 3 π/2। अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, साइन 3 π/2 कितना होता है। 3 π/2 मतलब 270। अब साइन 270 अगर आपको नहीं पता तो साइन लिख लो इसको 180 + 90। अब 180 पे क्या होता है आपको पता है, नो चेंज, तो साइन 90 आएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना कि हम कौन से क्वाड्रेंट, 180 + थीटा, 180 + थीटा मतलब ये 180 है, इसमें कुछ प्लस किए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 90, साइन 90 1 होता है तो -1, तो हमें कितना आएगा -1। तो विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर 3 π/2 की वैल्यू कितनी आएगी -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 × 1, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब एक और लास्ट वैल्यू इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट आपको पता है कौन सी होगी, फॉर थीटा इज इक्वल टू 2 π, मतलब लास्ट मतलब 360। इस पर भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारे मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो साइन 2 π, अब इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो साइन कितना आएगा यहाँ पर 2 π मतलब 360। अब 360 को आप लिख सकते हो 270 + 90। अब 270 पे क्या होता है आपको पता ही है इंटरचेंज, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर मतलब बताना भूल गया आपको। सेकंड क्वाड्रेंट है ये 90 + समथिंग, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कॉस 90 0 ही होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर 0, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर 2 π की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। तो विच एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर कितना आएगा 2 + 2 × 0 मतलब 2 + 0 मतलब 2। तो अगर आप ध्यान से देखो वैल्यूज़ को, यहाँ पर 2 आ रही है तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है क्योंकि सबसे मैंने छोटा नंबर फिल किया था, ठीक है। यहाँ पर ये मैक्सिमम है, 4 वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पर 2 मतलब मिनिमम, यहाँ पर 4 मतलब इसको मैक्सिमम बोल देते हैं क्योंकि इससे बड़ी की वैल्यू है ही नहीं है, यहाँ पर मिनिमम। तो मतलब हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 2 सबसे कम आया है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 आई है। मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड ब्रैकेट 2, 4 को। अब ऐसा क्यों मैंने लिख पाया, क्योंकि हमारी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, या 4 आ रही है, मतलब 2 और 4 आ रही है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट डाली है। अब आप बच्चे बोलोगे सर 2 और 4 ही आ रही है और की वैल्यू तो नहीं आई है। एक्चुअल में हमने सिर्फ साइन 0 फिल की है, साइन 0.1 भी होता है, साइन 0.2 भी होता है, वो वैल्यूज़ हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से ही कर सकते हैं, बट वो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट आइडिया लेना था, तो हमें आइडिया मिल गया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 2 और 4 के बीच में है। मतलब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इतना आ गया था, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाना था, तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो ऐड 2 ऑन ऑल साइड्स, सभी जगह पर हम 2 को ऐड कर देते हैं। 0 + 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा
2 + 2, 0 + 2 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना आया 4। अब ये किसकी वैल्यू, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बनाया, तो ये जो वैल्यू है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो विच एम्प्लाइज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था कि ये इंटरवल ऐसे लिखते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि 2 और 4 इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से हमें मतलब दोनों, मतलब कि हमारे जो मेथड है वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करवाने की कोशिश की है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। अब मैंने आपको बताया कि चाहते तो आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकते थे, बट मुझे यहाँ पर 2 0 मिल रहे थे, तो मैंने रो 1 में रो 3 को ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने ऐड किया तो उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि मेरे पास 2 0 बन गए थे, तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आ गया। बट हमारी ऑप्शन से हमें ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, 0 नहीं आ सकता इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो इंटरवल में आएगा। तो उस इंटरवल के लिए मैंने सोचा कि इसको 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने थीटा को 0 फिल किया तो मेरे पास 2 आंसर आया। यहाँ पर मैंने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो मैंने उसको देखा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जस्ट मैंने डिटर्मिनेंट बनाने के लिए इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट अप्रोच की बात करूँ, मैंने यहाँ पर थीटा को 90 फिल किया, पाई 3/2 पाई, हमेशा वैल्यू 2 और 4 ही आई, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया मेरा आंसर। सेम वे से यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, उसमें मैंने 2 को ऐड किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बन गई, वो भी 2 4 के बीच में ही आ रही है, 2 और 4 भी हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। तो मेरी नॉलेज में जो भी था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको जो अच्छा लगेगा, आपको जिस मेथड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसी से कर सकते हो। अब ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इससे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इससे करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हो। इन दोनों मेथड्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फाइनली चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, ये कंप्लीट हो गया और मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको हर एक पूरा चैप्टर जो है ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने आपको मैपिंग देने की कोशिश की थी, जो मैं ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में करता हूँ। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, बहुत सारे मैपिंग देने की कोशिश की है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कोशिश की है, ताकि आप क्वेश्चंस को ईजिली समझ पाओ। देखो, बीइंग अ टीचर, मुझे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सॉल्व करना और आपको बताना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा मोटिव आपको सल्यूशन देना नहीं है, मेरा मोटिव आपको एक रास्ता देना है, एक वे देना है, जिस पर आप चल के आप अपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओ। तो यही मेरे चैनल का और मेरा मोटिव है कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आप मेरे से समझो, बेसिक्स पर टाइम लगाओ और क्वेश्चंस को खुद से मतलब कि सॉल्व कर पाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।